नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड। मैं हूं विजय शंकर। बिहार की राजनीति में इन दिनों दबाव पॉलिटिक्स चल रही है। हर कोई एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। महागठबंधन के भीतर भी यही स्थिति है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस दबाव पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ रही है। हाल में कांग्रेस की रणनीति में दो नई चीजें जुड़ती दिख रही हैं। एक, बिहार की जमीन पर कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। 26 तारीख को प्रियंका गांधी का चंपारण में चुनावी कार्यक्रम तय है। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हर कोई कांग्रेस की इस रणनीति को अपने अपने तरीके से डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस की क्या रणनीति है, बिहार में किस प्लान के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज बात करेंगे न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जी से। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। रमन जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कांग्रेस कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, उससे के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए, साल 2025 के सियासी जंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अलग अंदाज में अपने खोए हुए विश्वास को पाने के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई है और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक्सटेंडेड ये सीडब्ल्यूसी की बैठक है। करीब 229 के आसपास जो कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे कल की बैठक में। सदाकत आश्रम में ये बैठक होने जा रही है। सदाकत आश्रम को रंग रोगन से सजा दिया गया है, लाइटें लगा दी गई हैं, पूरी तरीके से सजा दिया गया है। साफ तौर से आप कह सकते हैं कि इस बैठक के जरिए एक संदेश देने की कोशिश पार्टी कर रही है कि अगर सम्मानजनक सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली तो एकला चलो का रास्ता भी अख्तियार हो सकता है। ये पार्टी नेताओं के जेहन में बात चल रही है, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात पूछी गई कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़कर कोई भी नेता, चाहे कृष्णा अल्लावरू हो जो कि पार्टी के प्रभारी हैं, राजेश राम हो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या दूसरे कोई भी नेता हो, राहुल गांधी जो पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनसे भी जब सवाल पूछा गया अररिया में वोटर एक अधिकार यात्रा के दौरान, तब भी उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल को घुमा फिरा कर उन्होंने कहा कि हमारे बीच में सामंजस्य काफी अच्छा है, काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो साफ तौर पर जो सवाल पूछा गया था उस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने भी नहीं दिया। इसीलिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो यह चुनाव भी कांग्रेस के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। और उसी की तैयारी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में रखी गई है। तमाम नेता जो हैं वो पटना की ओर रुख कर चुके हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी शामिल होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि वायनाड गई थी वो, इसीलिए हो सकता है कि सोनिया गांधी भी शामिल हों। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के महासचिवों की संख्या काफी लंबी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का पटना जाकर बैठक करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रमन जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के लिए बिहार में सम्मानजनक सीटों का क्या मतलब है? कितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए? कितने बॉटम लाइन हो सकती है कि उससे कम पे वो आपने जो कहा कि एकला चलो, तो कितनी सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस एकला चलो वाला रास्ता अपना सकती? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का साफ ये कहना है कि कम से कम 70 सीटें, जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था 2020 में, उतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो सीटें चाहिए जो जीतने वाली सीटें हों। ऐसी सीटें नहीं चाहिए जिसमें लगातार जेडीयू जीतती रही हो, बीजेपी जीतती रही हो। उन सीटों को आरजेडी कांग्रेस के खाते में डालकर नंबर बढ़ाती रही है। वो चीजें कांग्रेस को इस बार मंजूर नहीं है। कांग्रेस अपने सर्वे के मुताबिक, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो सर्वे किया है उन सर्वे के मुताबिक जिन जिन सीटों पर दावेदारी वो कर रही है, उन सीटों पर
रजामंदी हो आरजेडी की, तमाम जो महागठबंधन में शामिल दल हैं उनकी। लेकिन पेच यहाँ पर ये फंस रहा है कि वीआईपी जो कि लगातार ये कह रही है कि हमें भी इतनी सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम का पोस्ट भी चाहिए, किसी भी सूरत में डिप्टी सीएम के पोस्ट से हम समझौता करने को तैयार नहीं है। ये बात पहले घोषणा होनी चाहिए, चुनाव से पहले घोषणा होनी चाहिए कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। ये बात की घोषणा पहले की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार वो अपनी जनसभाओं में, पत्रकार वार्ताओं में वो लगातार कहते रहे हैं कि डिप्टी सीएम पे मैं कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूं। साथ ही 40 से के आसपास सीटों पर अपनी दावेदारी वो लगातार रखते रहे हैं। सीपीआई एमएल वो भी 40 से 45 सीटों पर दावेदारी रखती है। उनका कहना है कि उसका परफॉर्मेंस रेट काफी अच्छा है, वो कई सीटों पर जीतने में कामयाब रही है। लोकसभा के चुनाव में उसका परसेंटेज अच्छा रहा है, वो कई सीटों पर जीतने में वो कामयाब रही है। इसलिए सीपीआई एमएल के साथ साथ वीआईपी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, 70 नहीं मिलेंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले अभी पटना में एक बैठक चल रही है, महागठबंधन की बैठक चल रही है, जिसमें कृष्णा अल्लावरू से लेकर तमाम जो महागठबंधन के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है और सीटों पर समझौते पे एक और बातचीत चल रही है इस बैठक में। रमन जी, भीतर खाने एक और खबर आ रही, आप तक भी शायद पहुंची होगी, कि कांग्रेस पार्टी ने 76 सीटों का नाम और उस पे अपने कैंडिडेट आरजेडी के पास भेजे हैं। इसी तरह से खबर आ रही है कि वीआईपी ने भी 60 सीटों के नाम जो उन्हें चाहिए और उसमें से कुछ पर करीब आधे पर अपने कैंडिडेट्स के नाम भेजे हैं। तो आपके पास भी कुछ इस तरह की खबर पहुंची है क्या, कि भीतर खाने इसमें क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया था, साफ तौर पर यह कह दिया था कि सिर्फ नंबर बताने से काम नहीं चलने वाला है। इस बार आपको बतानी पड़ेगी कि आपको जो सीटें चाहिए उस सीटों पर जो सर्वे हुआ है वो सर्वे क्या कहता है, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं आपको जीतने की, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपके पास कैंडिडेट कौन है। इन सारी बातों को बताने के बाद ही हम तय करेंगे कि वो सीटें आपको दी जाए या नहीं दी जाए। क्योंकि सिर्फ नंबर आप बताने से कि 70 सीटें कांग्रेस को चाहिए और 60 सीटें वीआईपी को चाहिए, 50 सीटें सीपीआईएमएल को चाहिए, इससे बात नहीं बनने वाली है, इससे बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप नंबर ऑफ सीट के साथ साथ जो कैंडिडेट हैं उनका नाम भी आप दीजिए कि वो जिताऊ कैंडिडेट है या नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमने 70 सीटें जब कांग्रेस को दी थी तो सिर्फ 19 सीटें पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाई थी और महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। और साफ तौर पर यह बात कही जाती रही है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें दी गई थी उतनी सीटों पर उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की, उनके उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल नहीं की। और इसीलिए लालू यादव का एक बयान आया था कि कांग्रेस को हम उतनी सीटें क्यों दें, क्या हारने के लिए सीटें दें। तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस पार्टी को अगर ज्यादा सीटें दी जाती है तो कांग्रेस पार्टी उतनी सीटों पर जीत नहीं पाएगी, इसीलिए उसे कम सीटें दी जाए। 70 के मुकाबले इस बार जो है 55 या 60 सीटें दी जाए। क्योंकि एक और दलील है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी, उसकी दोनों पार्टियों की एंट्री भी महागठबंधन में हो गई है और इसीलिए इन सीटों को भी एकोमोडेट किया जाएगा, इन दलों को भी एकोमोडेट किया जाएगा। और इन दलों को एकोमोडेट कहां से किया जाएगा? आरजेडी के कोटे से किया जाएगा, कांग्रेस के कोटे से किया जाएगा, बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनके कोटे से एकोमोडेट किया जाएगा। और ऐसी सूरत में सबको मिलकर एकजुट होकर लड़ने के लिए जरूरी है कि अपनी सीटों की संख्या वो कम करे। देखिए, एक चीज जब आपने कही तो मैं उसमें एक डाटा और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे हम लोग अपने दर्शकों के साथ, कि 2020 में जो 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी जिसमें से 19 पर जीती, लेकिन 44 सीटों पर रनर अप रही और 6 पर तीसरा स्थान रही। तो 44 और 19 को अगर जोड़ दें तो कांग्रेस की दावेदारी तो और मजबूत होती है एक तरह से। लेकिन अब अगर जो पेच फंस रहा है कि कांग्रेस जिन सीटों पे दावा कर रही है, वीआईपी भी उनमें से दावेदारी है।
और एक सच्चाई ये भी है कि राजनीति में कि सांत्वना पुरस्कार जैसी कोई चीज होती नहीं है, होती है हार या जीत। तो जो दलील दी जा रही है कि कांग्रेस हार गई, तो अब कांग्रेस अपने आप को उठने की जो कोशिश कर रही है, वहां मजबूत होने की कोशिश कर रही है। इसी बीच से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और समझना चाहते हैं, हम दर्शक भी जानना चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है। क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि वो एकला चलो की राह ले सकती है? अगर तेजस्वी जितनी सीटें देने को तैयार होते हैं और कांग्रेस मान लीजिए उतनी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, किसी वजह से गठबंधन टूट जाता है, तो क्या कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है कि वहां पर वो एकला चलो का रास्ता अपना ले? और उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, एकला चलो का रास्ता उस वक्त अख्तियार हो सकता है जब एक तरफा आरजेडी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। 2009 में आपको मैं ले जाना चाहता हूं, जब यूपीए 1 की सरकार थी। यूपीए 1 की सरकार के बाद जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2009 में, उस वक्त रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सीटों की घोषणा कर दी और कांग्रेस पार्टी के लिए 4 सीटें छोड़ दी। उसके बाद से सोनिया गांधी ने उस बात को बहुत सीरियसली लिया और फैसला किया पार्टी ने कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जितने भी बाकी दलों के उम्मीदवार थे, बाकी दलों के मजबूत दावेदार थे, उनको अपनी पार्टी में लेकर उन्होंने चुनाव लड़वाया और उसका नुकसान आरजेडी को झेलना पड़ा। आरजेडी के नेता को बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की, कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं लेकर गलती की और उसका खामियाजा लालू प्रसाद यादव को इस तरीके से भुगतना पड़ा कि यूपीए 2 की जब सरकार बनी मनमोहन सिंह की अगुवाई में, तो लालू प्रसाद यादव यूपीए 2 का हिस्सा नहीं थे, वो मंत्री नहीं बने। और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लगातार एक सहमति है कि हम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे, भले ही 5 सीटें हमें कम मिले, लेकिन हमारे मन मुताबिक अगर सीटें मिलती है तो हम 5-6 सीटों पर जो है अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी पसंद की सीटें लेंगे जहां पर हमें सर्वे के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमारे उम्मीदवार की जीत तय है या हमारी जीत की मजबूत स्थिति है, हमारे उम्मीदवार की स्थिति मजबूत है। उन सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। रमन जी, बिहार पॉलिटिक्स में एक और किरदार है पप्पू यादव। पूर्णिया से निर्दलीय चुने गए हैं लोकसभा सदस्य और उनका कहना है, अभी कुछ घंटे पहले का बयान है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चुनाव जीते हुए विधायक करें। अब पप्पू, 2 सवाल है यहाँ पे कि जब इस तरह की गहमा गहमी चल रही है, ऐसे में पप्पू यादव के इस बयान का क्या मायने? और दूसरा सवाल यह है कि पप्पू यादव हैं कहां, किस ओर हैं, उनका स्टैंड क्या है? थोड़ा इस बारे में तस्वीर जरा साफ करने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। देखिए, पप्पू यादव ऐसे नेता हैं बिहार के जिनको जानकारी बिहार के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, क्योंकि लंबे समय तक वो अपनी पार्टी चला चुके हैं। भले ही पार्टी का जनाधार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहा हो, लेकिन जिस तरीके से वो भ्रमण करते रहे हैं पूरे बिहार का, तो पूरे बिहार की जानकारी उनको है, बिहार की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जानकारी है। और हाल में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी बैठक में पप्पू यादव को आमंत्रित भी किया जाता रहा है। लगातार पटना में जो बैठक हुई, लेकिन कई बार जो कई मंच और चुनावी सभाओं में भी मुख्य जगह से वो आउट रहे हैं, ये भी देखा गया है, ये भी तस्वीरें आई हैं रमन जी। देखिए, उसमें कई नेता आउट रहे हैं, जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, पटना का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें कन्हैया कुमार से लेकर तमाम जो नेता बिहार कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनको भी वहां से आउट रखा गया था, क्योंकि जो सीटों की संख्या थी वो काफी कम थी। उसमें महागठबंधन के तमाम नेताओं को एकोमोडेट किया जाना था, इसीलिए पप्पू यादव, कन्हैया कुमार से लेकर तमाम जो है मदन मोहन झा से लेकर तमाम जो बड़े नेता थे बिहार कांग्रेस के, उनको वहां से अलग रखा गया, दूर रखा गया, उनको जगह नहीं मिल पाई। लेकिन अभी हाल में हमने देखा है कि जो पटना की बैठक हुई उसमें भी पप्पू यादव शामिल थे, जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें भी पप्पू यादव शामिल थे, और करीब 10 से 15 सीटें जो है, कम से कम 10 से 15 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को, अपनी पसंद के उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं। ये भी हमने
जानकारी मिली है कि वो इलाका सीमांचल का इलाका है। सीमांचल के इलाके में चाहे मधेपुरा से भी वो सांसद रहे हैं, पूर्णिया से भी सांसद हैं और किशनगंज अररिया में भी उनकी थोड़ी पैठ है। तो इसीलिए वो सीमांचल के इलाकों में खास तौर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब पप्पू यादव के बारे में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि पप्पू यादव ये कभी कहते हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़कर अभी तक किसी ने भी नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होना चाहिए या तेजस्वी यादव के नाम पर समर्थन नहीं दिया है और इसीलिए पप्पू यादव भी उसी लाइन को टो करते हुए ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का निर्धारण होना चाहिए, मुख्यमंत्री पर फैसला होना चाहिए और इससे ज्यादा मैं इसे ज्यादा नहीं देखता। तो अगर पप्पू यादव खुद 15-16 सीटें चाह रहे हैं और कांग्रेस 70 मांग रही है, 70 की जो भीतरी जो कह रहे हैं कि 70 की डिमांड है, जो तेजस्वी के लिए पूरा करना बहुत आसान नहीं लग रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस कहाँ मतलब कितनी सीटों पर आ जाएगी? ये अगर एक कहने का मतलब कांग्रेस के भीतर भी पप्पू यादव की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, पप्पू यादव बड़बोले नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात को मजबूती से रखते हैं और वो उनको लगता है कि जो वो बोल रहे हैं उससे आलाकमान भी संतुष्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जितनी सीटों का डिमांड वो कर रहे हैं उतनी सीटें उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलेगी, क्योंकि 15 सीटें अगर उनको मिल जाती है सीमांचल के इलाके में, तो बाकी आरजेडी से लेकर जो तमाम बाकी दल हैं जिनकी दावेदारी भी सीमांचल के इलाके में मानी जाती है, उनका क्या होगा? ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जितनी भी सीटें पप्पू यादव को दी जाती है, पप्पू यादव से पूरे बिहार में प्रचार करवाया जाएगा। पार्टी की ये रणनीति है कि पार्टी को लगता है कि पप्पू यादव पैसा भी खर्च कर सकते हैं चुनाव में, जिस तरीके से वो पैसे बांटते हैं लोगों के बीच में और लगातार ये कहते रहे हैं कि मैंने इतना पैसा अभी तक बांट दिया है, इतनी जमीन मुझे थी, वो जमीन सब बेच दिया है। तो पार्टी के नेताओं को लगता है कि पप्पू यादव उनके लिए एक सफल साबित हो सकते हैं वोटों की रणनीति को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर। अब पप्पू फैक्टर के बाद अब प्रियंका फैक्टर की बात कर लेते हैं। 26 तारीख को प्रियंका गांधी का बिहार में कार्यक्रम तय है, चुनावी सभाओं का कार्यक्रम है। बिल्कुल एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो प्रियंका गांधी को बिहार में आगे करके कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, किन वोटरों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, इसके बारे में कुछ खबर मिल रही है कि प्रियंका को आगे करने की स्ट्रेटजी को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, प्रियंका गांधी का 2 कार्यक्रम है। 26 तारीख का जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम मोतिहारी में, जहां तक जो जानकारी मिली है कि मोतिहारी में एक कार्यक्रम है और एक कार्यक्रम पटना में है। पटना में सदाकत आश्रम में रखा गया है वो कार्यक्रम, जिसमें बड़ी तादाद में महिला जो वोटर्स हैं उनको बुलाया गया है। उनके साथ प्रियंका गांधी संवाद स्थापित करेंगी और एक जनसभा को संबोधित करेंगी 26 तारीख को। तो खास तौर पर महिलाओं पर नजर है कांग्रेस पार्टी की और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार से लेकर कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि महिला वोटर या कहें कि आधी आबादी जो है उसके बिना सरकार बनना संभव नहीं है। और ऐसी सूरत में जब तक आधी आबादी को हम खुश नहीं रखेंगे, आधी आबादी को हम अपने हक में नहीं रखेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। और इसीलिए प्रियंका गांधी को इसके लिए उतारा गया है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के आने से, उनके भाषण करने से, उनको अपनी बात रखने से महिला वोटरों में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा और उन्हें कामयाबी मिल सकती है इसमें। तो एक एक वोट जोड़ने की तैयारी है और कांग्रेस पूरी दो तरफा या कहें कि 3 लेयर स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। एक उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर के, दूसरा महागठबंधन में किस तरह से अपनी दबाव बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल किया जाए, और तीसरी आधी आबादी को भी किस तरह से जोड़ा जाए। तो रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग बिहार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए इसी तरह समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।